नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे साथ इस वीडियो में बात करने के लिए मौजूद है केशव। इस वीडियो में बात करेंगे साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर और टीम इंडिया के पूर्व कोच रहे गैरी कर्स्टन की। जी हाँ, कुछ समय पहले ये पाकिस्तान के भी कोच हुआ करते थे, लेकिन महज 6 महीने के भीतर ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद जो है अब बहुत सारी चीजें धीरे धीरे साफ हो रही है। अब गैरी कर्स्टन का एक और ताजा बयान सामने आया है, जिसमें एक बार फिर से वो पाकिस्तान के कोच बनने की इच्छा जता रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, कौन सा वो खुलासा किया है, जिसके बाद पाकिस्तान की इस वक्त पोल खुली है। जी हाँ, पीसीबी की पोल खुली है। पीसीबी के अंदर क्या कुछ चल रहा है उसकी जानकारी उनके इस बयान के जरिए सामने आ रही है। देखिए गैरी कर्स्टन क्या कह रहे हैं। वो कुछ महीने उथल पुथल भरे रहे जिस वक्त उन्होंने इस्तीफा दिया था। ये तब की बात कर रहे हैं। मुझे जल्दी ही एहसास हो गया था कि मैं ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाऊंगा। एक बार जब मुझे चयन समिति से हटा दिया गया और एक टीम लेने के लिए कहा गया और मैं टीम को आकार देने में सक्षम नहीं था, तो एक कोच के रूप में समूह पर किसी भी तरह का सकारात्मक प्रभाव डालना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। इसके आगे कर्स्टन कहते हैं बाहरी प्रभावशाली लोगों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी लाइन उन्होंने कहा है, बहुत बड़ा बात है ये गैरी कर्स्टन की तरफ से। बाहरी प्रभावशाली लोगों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब हम केशव से जानेंगे आगे चल के इसी वीडियो में कि आखिर वो बाहरी प्रभावशाली लोग कौन है। इसके आगे कहते हैं गैरी कर्स्टन, अगर मुझे कल पाकिस्तान वापस आने का निमंत्रण मिलता है तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं खिलाड़ियों के लिए जाना चाहूंगा और मैं सही परिस्थितियों में जाना चाहूंगा। टीमों को क्रिकेट से जुड़े लोगों द्वारा ही चलाया जाना चाहिए। जब ऐसा नहीं हो रहा हो और जब बाहर का बहुत ही हस्तक्षेप हो रहा हो जो बहुत प्रभावशाली हो, तो टीम के अंदर के लीडर के लिए उस मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल होता है, जिसके बारे में आपको लगता है कि आपको इस टीम को उस जगह ले जाना चाहिए। इसके बाद आखिर में वो कहते हैं, मैं बस एक क्रिकेट टीम को कोचिंग देना चाहता हूं, खिलाड़ियों के साथ काम करना चाहता हूं। मुझे पाकिस्तान के खिलाड़ी बहुत पसंद है, वे बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने उनके साथ बहुत कम समय बिताया और मुझे उनके लिए दुख है। दुनिया की किसी भी अन्य टीम की तुलना में वो प्रदर्शन के दबाव को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। जब वे हारते हैं तो यह उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ये कुछ कहा है गैरी कर्स्टन ने अपने इस बयान में। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और केशव से जानते हैं, आपने सुना इस वक्त गैरी कर्स्टन क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान और पीसीबी के अंदर जो कुछ चल रहा था उसको लेकर। बाहरी प्रभावशाली लोगों का हस्तक्षेप अगर नहीं होगा तो मैं फिर से तैयार हूं पाकिस्तान जाने के लिए। कौन है केशव वो बाहरी प्रभावशाली लोग? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि गैरी कर्स्टन जैसा इतना प्रभावशाली कोच, जिसकी कह सकते हैं कि एक लेगेसी है। 2011 में भारतीय टीम को जो उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया अपनी कोचिंग में, और जॉन राइट की जो लेगेसी थी 2003 वाली, उसको कैरी फॉरवर्ड किया। और कह सकते हैं ग्रेग चैपल के जाने के बाद जो एक विवादों से नाता रहा था कोचिंग का, उसको बहुत थामने में बहुत कह सकते हैं कामयाबी मिली थी जी। लेकिन जब ये पाकिस्तान टीम के कोच बने तो इनके लिए कुछ भी सही नहीं रहा। देखिए, भारतीय कोचिंग में और पाकिस्तान की कोचिंग में आसमान जमीन का अंतर है। बिल्कुल कह सकते हैं दो ध्रुवीय अंतर है। भारत में क्या है, कोचिंग को एक पैशन के साथ साथ एक गुरु की भी दर्जा दी जाती है, जहां पे गुरु का सम्मान होता है। कितना आप देखते हैं गैरी कर्स्टन को कंधे पे उठा करके घुमाया गया था। आप अभिषेक उसको याद कर सकते हैं कि कितना सम्मान भारतीय खिलाड़ियों ने इनको दिया और वो आज तक याद करते हैं। तो वो जो पोर्टफोलियो में इनको ऐड हुआ था कि भारतीय टीम और टीम इंडिया की कोचिंग इन्होंने की है, उसी की बदौलत इनको दुनिया भर में कोचिंग का मौका मिला। इन्होंने इसी कारण लंबा चार्ज करके पाकिस्तान भी गए। लेकिन पाकिस्तान में कहते हैं ना कि लोहे के चने चबाने जितना कोचिंग आसान नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि इतना मुश्किल काम है जी। इनको हाल में ही एक बात आपको याद होगा कि जो बाहरी हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं, तो मैं उसको जेसन गिलेस्पी के उस ट्वीट से, उस इंस्टाग्राम पोस्ट से मैं कहूंगा, जब आकिब जावेद जो मौजूदा इंटरिम कोच हुआ करते थे कुछ दिन पहले तक, जब दूसरे कोच आए उनसे पहले तक, यानी कि न्यूजीलैंड सीरीज के बाद बदला गया, उन पे आरोप लगाया गैरी कर्स्टन ने, माफ कीजिए जेसन गिलेस्पी ने, कि ये आकिब जावेद ये कह रहे हैं कि तब तक पाकिस्तानी टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा जब तक आप उनको समय नहीं देंगे। वो इस बात का हवाला दे रहे थे कि पिछले 4 साल में 5 साल में तकरीबन 16 स्टाफ, कमेटी, कोच बदल गए हैं, कप्तान बदल गए। तो वो उस स्थायित्व की बात कर रहे थे और चाह रहे थे कि अक्रॉस द फॉर्मेट उनकी कोचिंग दी जाए, पावरफुल किया जाए। लेकिन जब वो ये बात कर रहे थे तो जेसन गिलेस्पी को ये बात चुभ गई। उन्होंने कहा कि ये आदमी महाजोकर है,
जोकर क्यों कहा कि ये कह रहा है स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन जब मैं कोच था, गैरी कैस्टन कोच थे, तब ये उसको हटाने के लिए साजिश कर रहा था, लॉबी कर रहा था, इसी की वजह से मुझे जाना पड़ा है। तो सोचिए कि पाकिस्तान में किस लेवल की राजनीति होती है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, एकमात्र दुधारू गाय है, ना सिर्फ स्पोर्ट्स में बल्कि पूरे मुल्क में एक भी ऐसा इदारा नहीं है जो कह सकते हैं कि सरप्लस में चल रहा हो। सरप्लस यही वजह है कि इतने टैलेंटेड खिलाड़ी इस टीम में होने के बावजूद जो प्रदर्शन है फिसड्डी है, प्रदर्शन के नाम पे ये टीम इस वक्त बिल्कुल खत्म होती जा रही है। देखिए, मैं सरप्लस एक इकोनॉमिक टर्म है जिसमें आप कहते हैं कि अगर 1 रुपया लगाते हो तो आपको 10 रुपया, या आप कह सकते हैं कि आपका खजाना भरा रहता है, आप घाटे में नहीं जाते हो। तो पूरा मुल्क आपको पता है कि अभी कितना खसारे में है, यानी कि कर्जे में है, उसको लोन पे चाहिए IMF से, वर्ल्ड बैंक से, और हमेशा बेल आउट पैकेज मांगते रहता है। तो उस लिहाज से देखें तो PCB हमेशा कह सकते हैं कि सरप्लस में रहता है, इसका खजाना भरा रहता है। तो एकमात्र दुधारू गाय है जिसे हर कोई दूह लेना चाह रहा है, यानी कि सरकार हो चाहे कोई भी क्रिकेटर हो, कोई छोड़ना नहीं चाह रहा है। सब मेडियोकर किस्म के यहाँ पे क्रिकेटर आते हैं, शाहिद अफरीदी जैसा, जो शाहिद अफरीदी जो एडवाइजर बन के जाते हैं, उनको मोहसिन नकवी बुलाते हैं कि आप बताएं, सजेस्ट करें कि आप क्या सजेशन, हमको क्या करना चाहिए। वो शाहिद अफरीदी जो लॉबी करता अपने दामाद शाहीन अफरीदी के लिए, वो शाहिद अफरीदी जो आर्मी के थ्रू चाहता है PCB में बैठ जाना, वो शाहिद अफरीदी जो जीवन भर ये तय नहीं कर पाया कि वो बॉलर है, बैटर है, ऑलराउंडर है, समझ में नहीं आया मुझे। जो माना कि एक पिच हिटर होता है, सहवाग जैसा बल्लेबाज तो हो ही नहीं सकते। सहवाग क्या थे, उनमें क्लास भी था, लेकिन ये बंदा आंख मूंद करके मानता था। उसको कहता है हमारा सबसे बड़ा स्टार है, ये स्टार से सलाह लेते हो तो मीडियोकर किस्म का व्यक्ति है। तो वो बताओ ना, आपको वहाब रियाज है, वहाब रियाज को आपने चयनकर्ता बना दिया। कोई चयनकर्ता होते हुए कैसे कोई पॉडकास्ट कर सकता है? सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन होते हुए कैसे वो खेल सकता है डोमेस्टिक क्रिकेट में? कैसे एक IPL में, मतलब माफ कीजिएगा, PSL में खेल सकता है? एक शोएब मलिक एक टीम की जिम्मेदारी संभालते हुए, कह सकते पाकिस्तानी टीम में जिम्मेदारी संभालते हुए कैसे डोमेस्टिक खेल सकता है? नियम के नाम पे कुछ नहीं है, नियमों को ताक पे रखा जाता है, धज्जियां उड़ाई जाती है। और मैं उसी तरफ आ रहा हूं अभिषेक, कि देखिए, मैं वो एक सिस्टम की वो बता रहा हूं आपको कि मोहसिन नकवी आते हैं, उससे पहले जका अशरफ रहते हैं। जका अशरफ के वक्त में 2023 का वर्ल्ड कप होता है, तो 2023 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम, पाकिस्तानी टीम को भारत आना था। उससे पहले इन्होंने ब्लैकमेलिंग एशिया कप से शुरू कर दिया था कि मैं तभी जाऊंगा जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करोगे। भारत में किसी टीम इंडिया खिलाड़ी का दम है कि BCCI को ब्लैकमेल कर ले? बोर्ड है तो कह सकते हैं कि सब कुछ मैनेजमेंट सही चल रहा है। ये ब्लैकमेलिंग शुरू हुई थी। मैं उसका ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं कि एक फिजियो, मैं उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं गलत नाम लेने से अच्छा है कि मैं फिजियो तक ही रहूं। वो फिजियो इतना ज्यादा साजिशें करता, विदेशी है, लेकिन ऊपर उसने पाकिस्तान को समझ गया है कि किस तरीके से काम होता है। उसने तमाम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से साठगांठ कर ली। जब भी उसे हटाने की बात आती उस फिजियो की, तो ये खिलाड़ी जो होते मीडियोकर किस्म के, वो उसके लिए प्रदर्शन करने लगते हैं कि नहीं, हमारे लिए अच्छा, ये बहुत अच्छा आदमी है। वजह क्या है कि उसको नौकरी मिलती है और ये गलत रिपोर्ट देता है, मेडिकल रिपोर्ट, कि कोई इंजरी भी है, उसको छुपा लेता है। उससे क्या होता है, वो खिलाड़ी टीम में खेलते रहता है। पाकिस्तान में इतनी इनसिक्योरिटी है अभिषेक कि इनको लगता है कि एक बार गया टीम से, देखिए ना, बाबर आजम, रिजवान चले गए थे, अब उनका टीम में जगह बन रहा है, T20 में नहीं बन रही है। तो वो सोचता है कि अगर मैं बाहर गया, चाहे मेडिकल टर्म्स पे ही क्यों न गया, तो मेरी जगह नहीं बनेगी। इसलिए वो चाहता है कि चाहे इंजरी हो जाए, घुटने टूट जाए, सब कुछ हो जाए, बेड पे आ जाए, लेकिन हम खेलते हैं जब तक कि बेड पर न चले जाए। इस कारण से वो उसको साठगांठ करता है। वो इसको मेडिकल फिटनेस का हरी झंडी दे देता है, उसकी नौकरी बची रहती है। कोई जाता है, कोई आता है, लेकिन वो बना रहता है। तो ये किस्म की है। गैरी कैस्टन जब गए थे 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, वहां पे अमेरिका गए थे, तो जिम्मेदारी इनको संभालनी थी, लेकिन बतौर ऑब्जर्वर गए थे वहां पे कि क्या, कौन कैसा खेल रहा है। तो ये गए वहां पे, ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे, अमेरिका से मुकाबला था, सुपर ओवर का मुकाबला था। उसमें ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि कौन जाता है। तो जब मेन बैटिंग चल रही थी, तो उसमें बाबर आजम, रिजवान जाते हैं, मतलब फ्रंट से लीड करने के लिए। जब सुपर ओवर का मामला आता है, जब जिसमें आपको 25 रन 30 रन ठोकने हैं, बनाने हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन टीम को रन दे सको, उस समय एक नए खिलाड़ी को भेज देता है। भाई, जब तुमको फ्रंट से लीड करने का मौका आया तो पीछे हट गए। कितना डरपोक किस्म का व्यक्ति था, जो हमेशा नवाज का, इस्लाम का दुहाई देते रहता था। वो डगआउट में बैठा डरपोक मोहम्मद रिजवान बैठा। उसी की रिपोर्ट इन्होंने दिया कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सेल्फिश खिलाड़ियों की भरमार है, जिसका कप्तान सेल्फिश है। उसके बाद इसको क्या हाल हुआ, उनको इस्तीफा देकर
जाना पड़ा था। वही जसप्रीत गिलस्पी के साथ हुआ, टिम निंथल के साथ हुआ था, और अब आप कह सकते हैं आकिब जावेद उसी का शिकार हुए जब प्रदर्शन का मामला नहीं हो पाता है तो यही सब होता, राजनीति शुरू हो जाती है। और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया, किस खिलाड़ी के लिए जाना चाहते हो तुम? वो खिलाड़ी ही तुम्हारे लिए लॉबी करके तुमको हटवाया है, उसी खिलाड़ी के लिए तुम कह रहे हो कि हम जाना चाहते हैं। वही खिलाड़ियों ने मिल करके बॉब वुलमर की जान ले ली थी 2007 वर्ल्ड कप में। वही खिलाड़ी कह सकते हैं जो पूर्व खिलाड़ी सब है, यूनुस खान जो 2009 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान है, उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, लेकिन इमरान खान प्रधानमंत्री बन जाता है। क्या इमरान खान और बाबर आजम इतना बड़ा कैसा खिलाड़ी बनता है, सरफराज खान जीतता है, उसको नहीं मिलता है। तो पता चलता है कि वहां पे किस तरह की राजनीति होती है। यूनुस खान दूसरे उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो उस खिलाड़ी के लिए जाना चाहते हैं जो राजनीति करता है, भाई भतीजावाद करता है, पर्ची सिस्टम चलता है। इमामुल हक फखर जमान के जगह पे आते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। भारत के खिलाफ मुकाबला होता है, अक्षर पटेल कहता है हमको पता था कि इमामुल हक जो है टाइट सिंगल लेगा, हम उसको ठोक देंगे। ठोक दिया उसको, और वो दौड़ नहीं पा रहा था, उसके कारण उसने इतना स्लो रन बनाना शुरू किया, इतना स्लो रन बना रहा था वो कि बाबर आजम को तेजी से रन बनाने पड़े और आउट हो गया। वो पर्ची सिस्टम वाला खिलाड़ी, उस खिलाड़ी के लाना चाहते तो से ज्यादा तो आप पोल खोल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। बिल्कुल, पाकिस्तान टीम के पोल खोलने की जरूरत नहीं है, वो टीम बिल्कुल खुली पड़ी है, उसकी पोल खोलने की क्या जरूरत है? मुझे मैं ये अब तक नहीं समझ पा रहा हूं, इतना लीजेंडरी कोच गैरी कस्टन जिसको दुनिया भर में सम्मान मिलता है, आखिर इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने और जो अंदर बैठे लोग हैं उन्होंने इतना बड़ा अपमान क्यों किया इतना लीजेंडरी कोच का? देखिए, गैरी कस्टन कुछ भी करेगा, कितना भी कुछ गलत करेगा, लेकिन कह सकते हैं कि ये जो पर्ची सिस्टम को सपोर्ट के लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं, टीम के हित के लिए ही बातें कर रहे हैं, वही तो कह रहे हैं कि ये कुछ भी करेंगे लेकिन पर्ची सिस्टम को सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ। एक विदेशी कोच में एक चीज तो होता है कि इनके इस राजनीति में उस तरीके से फिट नहीं होंगे जैसा कि हमेशा टैलेंट को सर्वोपरि बिल्कुल। जैसन गिलस्पी तो वही तो कर रहे थे, आकिब जावेद ने उसको हटवा दिया, इसलिए तो उसको जोकर बोला आकर के, ये महा जोकर है आकिब जावेद। आज आकिब जावेद की नौकरी चली गई। वही आकिब जावेद जो टीम निल्सन से लेकर जैसन गिलस्पी से लेकर के गैरी कस्टन को हटाने के लिए लॉबी कर रहा था। जिस बाहरी शक्तियों की बात कर रहे हैं ना, उसमें इंजमामुल हक, आप शाहिद अफरीदी को देख लो, उसके बाद तुमको आर्मी ISI के लोग भी होते हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसमें तमाम राजनीतिक इंटरेस्ट है, और वहां जो मठाधीश सब बैठे हुए हैं पहले से, ये सारे लोग। इसलिए तो अब देख लो ना कि वसीम अकरम जाता है कभी क्या वहां पे, उसको पैसा तो मिलेंगे, ऐसा तो नहीं फ्री में काम करेगा, लेकिन फिर भी नहीं जाता। पता है उसको कि हम जाएंगे, ये ऐसी है कि मतलब इस पर बैठना, लेकिन मिलना कुछ नहीं, यस कुछ नहीं मिलना। पाकिस्तानी बोर्ड में जाना मतलब समझ लो कि मधुमक्खी की छत्ते में हाथ डालने के बराबर है। इसलिए आप देख लो कि नहीं जाते हैं, लेकिन वकार यूनुस जैसा बेइज्जत आदमी वहां बार बार जाता है, बेइज्जत होकर के आता है। इसलिए वहां पे सारा मसला है। और किस खिलाड़ियों के लिए जाते हैं जो सबसे ज्यादा राजनीति में माहिर आदमी है, मैं तो कहता हूँ जिम्बाब्वे से ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं पे है तो PCB में। तो जब तक इस तरीके से बाहरी हस्तक्षेप PCB के अंदर होता रहेगा, टीम का प्रदर्शन भी इसी तरीके का रहेगा। और यही वजह है कि इतना लीजेंडरी कोच जो कई टीमों को उन्होंने बड़े बड़े खिताब जितवाए हैं, भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनवाया, उस कोच का आप इस तरीके से बेइज्जती करते हो। इसके बावजूद बड़प्पन देखिए, दरियादिली देखिए उस कोच का, वो आपके हित की बात कर रहा है, आपके लिए ही बातें कर रहा है, आपकी टीम के प्रदर्शन को जो है सुधारना चाहता है। लेकिन इस तरीके से अगर आप बाहरी हस्तक्षेप वहाँ जारी रहेगा तो फिर कोई भी दुनिया का कितना भी बड़ा कोई भी कोच आ जाए, वो आपकी टीम के प्रदर्शन को सुधार नहीं सकता है। और इस तरीके से जगहसाई दुनिया भर में आपके देश की भी हो ही रही है, साथ में क्रिकेटिंग टीम की तो हमेशा होती ही रहती है, जैसे मुंह की खाते ही है। बड़े बड़े वो अभ्यास भी करते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्रेनिंग, आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है इनके खिलाड़ियों को, लेकिन देश ने देखा है क्या कुछ प्रदर्शन इनका रहा है। फिलहाल इस वक्त आप लोग क्या सोच रहे हैं, इस वक्त जो जिस तरह की राजनीति PCB के अंदर हो रही है, PCB को लेकर और कोच गैरी कस्टन को लेकर जो कुछ कहा है उन्होंने PCB और पाकिस्तान के उन बड़े खिलाड़ी और चयनकर्ताओं को लेकर, उस पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, आपका क्या कुछ मानना है। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।